सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। बेसिकली हम टाइप्स ऑफ वेक्टर जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले हम थोड़ा सा वेक्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले तो वेक्टर कहते किसे हैं? याद रखिए, वेक्टर हम बेसिकली क्वांटिटीज को ही कहते हैं। उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं जिनके पास दो प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्वांटिटी के पास क्या चीज हो, वो मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, इफ एनी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड दैट कैन ऑलरेडी be said as vector if it has also certain definite direction। अगर किसी क्वांटिटी के पास ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर उसके पास डायरेक्शन भी है, और ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों खासियतें, ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके पास एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो हम ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। बस और नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स कितनी हो सकती है? हम कभी कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है? ईस्ट के डायरेक्शन में 10 न्यूटन है। कभी कभी हम बोलते हैं एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज, और हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड 10 है, इत्तेफाक से दूसरी क्वांटिटी के पास भी 10 है। ये दोनों क्वांटिटीज कैसी कहलाएंगी? ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज कहलाएंगी वेक्टर्स। ठीक है, जैसे फोर्स एक क्वांटिटी हो गई जो वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी हो गई जो कि वेक्टर है। तो हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर डिवाइड किया गया है, जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, है ना। ये बड़ा, ये ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम थोड़ा सा वेक्टर समझ जरूर लेते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बायोलॉजी पढ़नी है और मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, तो उनको हम वेक्टर्स थोड़ा सा समझेंगे। फिलहाल अभी हम क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि वेक्टर्स के हम टाइप्स सीखें, तो कि वेक्टर्स की क्या टाइप्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप। इसकी कितनी टाइप्स हो सकती है? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, लेकिन हम कुछ टाइप्स इसकी पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स इसकी सीखेंगे। मैंने सबसे पहले जो टाइप रखी वो रखी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, वो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब भी बात वर्ड आ जाएगा इक्वल, दैट मींस एक से ज्यादा वेक्टर की बात हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर बनाया, एंड सपोज दिस इज द वेक्टर, ओके। और फिर एक दूसरा वेक्टर हम बनाते हैं, सपोज इट इज अनदर वेक्टर। इन दोनों को हम बराबर भी कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर भी कर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर की लंबाई बराबर है, लेकिन कोई से भी दो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ जब ही बराबर होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज वेक्टर ए, जब भी हम वेक्टर को डिनोट करते हैं तो ऊपर एक एरो लगा देते हैं, एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, इसके भी ऊपर एरो लगा देंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इतना है। दूसरा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? उसका मैग्नीट्यूड ये है, बी बार। इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार, मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार। अगर इन दोनों वेक्टर के मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और इनका सेम डायरेक्शन हो, क्या चीज? सेम डायरेक्शन भी हो,
सेम डायरेक्शन हो। अब तीसरी बात जो है, ये दोनों चीजें सेम क्वांटिटी हो, दोनों चीजें कैसी हो, सेम क्वांटिटी हो, दोनों ही फोर्स होनी चाहिए, ये भी फोर्स हो और ये भी फोर्स हो। तो ऐसी सूरत में हम इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। अगर इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक टाइप हो गई, दूसरी टाइप देखते हैं। नाउ सेकंड टाइप इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, कोई से भी दो वेक्टर, चाहे वो डिफरेंट उनकी यूनिट हो, डिफरेंट क्वांटिटीज हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो। सपोज एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया, इट इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसा बनाया जो कि छोटा है, सपोज दिस इज वेक्टर बी। दीज आर टू वेक्टर्स, इफ दे आर पैरेलल, if they are parallel, then they are said to be पैरेलल वेक्टर्स। दूसरी खास बात जो है वो क्या है कि एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स is always लिख देते हैं ऊपर, always equal to 0 डिग्री। ये हमेशा 0 डिग्री होगा या 0 रेडियन होगा। अब हम ये पता कर लेते हैं कि भाई वेक्टर्स के बीच में एंगल होता ही क्या है। तो जो तीसरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है या कैसे हम निकालते हैं। सपोज एक वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी। ये दो अलग अलग वेक्टर हैं। एक वेक्टर यहां कहीं इंडिया में बैठा है और दूसरा वेक्टर सपोज ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। हाँ, अलग अलग है, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, और ये यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया, ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां खत्म हो गया। ये क्या कहलाती है वेक्टर की, ये चीज कहलाती है टेल, और ये क्या चीज कहलाती है, ये कहलाती है टिप और हेड। तो टिप भी बोल देते हैं, हेड भी बोल देते हैं। तो एक वेक्टर टेल से शुरू होता है और टिप पर खत्म होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम टेल टू टिप होता है। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के बीच में एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। हम कैसे निकालेंगे कि देखिए, अब मैं जो कर रहा हूं, इस वेक्टर को हम उठाएंगे और इस वेक्टर की टेल पर लगा देंगे। अभी आपने देखा मैंने क्या किया, मैं उठाकर लेकर आया उसको, वहां से ऑस्ट्रेलिया से उठाकर लेकर आया इंडिया में, और जो ए वेक्टर था हमारे पास, जो ए वेक्टर था उसकी टेल से बी की टेल को हमने मिला दिया। तो अब क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है ये, तो इनके बीच में एंगल अब निकाला जा सकता है, और ये एंगल बेसिकली एंगल ऑफ वेक्टर्स कहलाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो थीटा इज टर्म्ड एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो मैथमेटिक्स facilitates us that we can move the vector from one place to another without changing its direction. अगर हम डायरेक्शन चेंज किए बगैर एक वेक्टर को एक दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तो इट इज assumed in mathematics that there is no change in the vector. So without changing the vector, we can bring it from one position to another, ताकि हम एंगल निकाल सकें। बात समझ में आ गई। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। एक वेक्टर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम ले जाएं ताकि दूसरे वेक्टर की वो टेल से, यही काम हम ए के साथ भी कर सकते थे।
यही काम हम ये भी कर सकते थे कि दोनों को ट्रेवल कराते और किसी तीसरे कंट्री के अंदर उतार कर हम इनके बीच का एंगल निकालते। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट कर लेते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये बड़ा एक अपने आप में कंसेप्चुअल चीज है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर 2-4 वेक्टर नहीं होंगे, सिंपल एक वेक्टर ही होगा। सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर निकालने का या यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं। सपोज कोई वेक्टर है ए, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे ए कैप। तो जो वेक्टर है बेसिकली ए, ये जो वेक्टर है ए, ये बेसिकली इसको बोलते हैं फुल वेक्टर। इसको बोलते हैं फुल वेक्टर और सिंपल वेक्टर। और जो ए कैप है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर का मॉडुलस यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर को निकालना है, हम निकालना चाहते हैं ए कैप को, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, फुल वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अभी मैं एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे करके हम कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस यूनिट वेक्टर? इस यूनिट वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंसेप्ट होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता ही क्या है। ठीक है, सपोज ये आपका एक, सपोज ये विलेज है आपका, ये क्या चीज है, आपका विलेज है या आपका शहर, और यहां पर आपसे कोई ये कहता है कि भाई दिल्ली किधर की तरफ है, दिल्ली। तो आप ये कहते हैं कि भाई दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो सपोज दिस इज न्यू दिल्ली। कंसेप्ट समझिएगा। अब वो कहते हैं भाई, कोई यहां पर आपसे कोई पर्सन ए कहता है, आपसे कहता है कि भाई ये बताओ दिल्ली किधर की तरफ है। तो आप ये कहते हो कि दिल्ली का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, दिल्ली जो है वो इधर की तरफ। तो आप ये दिल्ली जाकर नहीं बताते हो, आप ध्यान से देखिएगा, मैं अपना फोटो बड़ा कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं, आप ये उंगली दिखाते हैं ऊपर, ये दिल्ली उधर की तरफ। तो आपका हाथ ये पूरा करीब फॉर एग्जांपल 1 मीटर का मान लेते हैं। तो आप अपनी उंगली दिखाते हैं और डायरेक्शन से बताते हैं। इस डायरेक्शन बताने के लिए आप कुछ मैग्नीट्यूड भी लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, कोई मैग्नीट्यूड का सहारा भी लेते हैं, प्लस डायरेक्शन भी बताते हैं। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी और आपका मैग्नीट्यूड भी। तो आप उससे यूं कहते हैं कि 150 किलोमीटर इस डायरेक्शन में दिल्ली यहां से लेकर और यहां तक है, और डायरेक्शन बता देते हैं ये। तो 1 मीटर का जो आपका हाथ होता है, जो दिल्ली का डायरेक्शन बता रहा है, यही बेसिकली यूनिट वेक्टर है। क्योंकि 1-1 मीटर करके ही, ऐसे करके 1-1 मीटर करके ही अगर टुकड़े लगाते चले जाएं हम, तो 150,000 टुकड़े लगाने पर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली जाने तक का जो यहां से लेकर और यहां तक का ये पूरा एक वेक्टर, दिस इज द फुल वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या चीज है, दिस इज द फुल वेक्टर। और ये जो हाथ आपने उठाया था, जिसको मैं ब्लू से बना देता हूं, ठीक, इसको मैं ब्लू से बना देता हूं। ये जो हाथ आपने दिखाया था,
दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और यहां से लेकर यहां तक जाने का जो मैग्नीट्यूड है फुल वेक्टर का, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फुल वेक्टर। बात समझ में आई? तो अब ये यूनिट वेक्टर जो है इसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज है? इसके पास डायरेक्शन है, और जो फुल वेक्टर था उसका एक टुकड़ा है, सिर्फ एक यूनिट है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज वन यूनिट ऑफ द फुल वेक्टर। फुल वेक्टर के पास क्या है? फुल वेक्टर के पास सब कुछ है। और जो मैग्नीट्यूड है उसके पास क्या चीज है? उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। की बात आप समझ गए? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। वापस मैं अपना फोटो साइड में कर देता हूं। अब हम निकालेंगे कैसे इसको? 2 डायमेंशनल से मैं बता देता हूं। सपोज कोई आपके पास एक वेक्टर है ए, जिसको मैंने लिखा 5i कैप -6j कैप। ठीक है, 11th क्लास में तो आप समझ गए होंगे ये i क्या है, j क्या है। i और j दो अलग अलग डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर है। हमने 2 डायमेंशनल फिगर की बात करी है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? 3 डायमेंशनल होते हैं तो हम यहाँ पर एक और जोड़ देते, सपोज +1ij k कैप। और सपोज ये कोई फोर्स है तो इसको हम बोलेंगे न्यूटन। इसको हम क्या बोलेंगे? ये न्यूटन में हो गई। अब हमसे कोई कह रहा है कि ए कैप निकालिए, तो ए कैप कैसे निकालेंगे? ए कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फुल वेक्टर को रखेंगे। ए कैप निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? ए कैप निकालने के लिए हम फुल वेक्टर को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, उसके मैग्नीट्यूड से। तो फुल वेक्टर है 5i कैप -6j कैप +1k कैप, ये फुल वेक्टर है। इसको डिवाइड हम किससे करेंगे? इसको डिवाइड हम मैग्नीट्यूड से करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये जो i कैप, j कैप और k कैप के साथ जो आपके ये कोफिशिएंट लगे हुए 5, 6, 1, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इनका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और जोड़ दीजिए 6 का स्क्वायर। माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्क्वायर करने के बाद भी वो प्लस ही हो जाना है, +1 का स्क्वायर। और क्या करिए, इनको जोड़ने के बाद इनका अंडर रूट निकाल लीजिए। तो ये आंसर जो आएगा ए कैप का वो आएगा 5i कैप -6j कैप +k कैप। 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। k का कोफिशिएंट 1 होगा, हम सब जानते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा +1 होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। सबको जोड़ दिए, 6 और 6 12 हो गए। 6 और 6 कितने हो गए? 12। और एक यहां पर चला गया, ये आ गया 62। तो 62 अंडर रूट आ गया। अब ए कैप किसके बराबर होगा? ए कैप की वैल्यू हमें निकालनी। ए कैप किसके बराबर हो जाएगा? ए कैप इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 62 i कैप -6 अंडर रूट 62 j कैप +1 अंडर रूट 62 k कैप। So in this way we can calculate or evaluate the value of unit vector. इससे ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे, बस यूनिट वेक्टर के बारे में इतना जान लेना काफी है कि हाउ डू वी कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। नाउ आगे की बात करते हैं। जीरो वेक्टर एक टाइप होती है, जीरो वेक्टर। अभी तक मैंने आपको कितनी टाइप पढ़ा दी ये देख लूंगा। अभी तक मैंने आपको 4th पढ़ा दी, अब मैं आपको 5th टाइप बताने जा रहा हूं। तो इट इज 5th जीरो और नल वेक्टर। देखिए, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो जाए, लेकिन डायरेक्शन एग्जिस्ट करे उसका, लेकिन क्या करे? डायरेक्शन एग्जिस्ट। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एड्रेस एग्जिस्ट करे, उसका एड्रेस क्या हो? एग्जिस्ट करे। जैसे ओरिजिन,
ओरिजिन आर्गन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर ओरिजिन तो एग्जिस्ट करता है। ओरिजिन का अपनी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, लेकिन उसके पास अपनी एक लोकेशन होती है, अपना एड्रेस होता है। तो सच वेक्टर्स आर नोन एज जीरो और नल वेक्टर। दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इसकी भी जरूरत पड़ती है। नाउ पैरेलल वेक्टर पढ़ा था, अब छठी किस्म हम पढ़ते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप पढ़ चुके, ठीक। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनका डायरेक्शन सेम हो। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों के ऊपर ये एरो भी लगा दें, तो ये दोनों कैसे होंगे? ये पैरेलल होंगे। खास बात क्या है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? इनके बीच में एंगल जो होगा वो होगा आपका 0। इनके बीच में एंगल किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, अब दूसरे दो वेक्टर एंटी पैरेलल कब होंगे? सपोज एक वेक्टर ये है, इसको मैं दूसरे कलर से ग्रीन से बना, एक वेक्टर ये है, सपोज दिस इज वेक्टर सी, इसका ये एरो बना दिया। और दूसरा एक वेक्टर ऐसा है, सपोज दिस इज वेक्टर डी, इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। इनके बीच में खास बात क्या है कि थीटा जो होगा वो 180 डिग्रीज होगा, इनका डायरेक्शन इक्वली अपोजिट होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। इनका मैग्नीट्यूड चाहे जैसे भी हो, बराबर हो ना हो, चाहे ये दो क्वांटिटी सेम हो या अलग अलग हो, एक फोर्स हो दूसरा एक्सेलरेशन हो, तो भी ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाए। ओके, नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। अब नेगेटिव वेक्टर की बात कर लेते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद नंबर आता है नेगेटिव वेक्टर। ठीक, नेगेटिव वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब होंगे, ये बात याद रखिए। सपोज देयर इज ए वेक्टर ए और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट यानी एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो ये वेक्टर कैसा कहलाएगा? ये वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन खास बात क्या होनी चाहिए कि ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड में एक। तो नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो इक्वल वेक्टर्स पे होते हैं, इक्वल वेक्टर्स बट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट इज ए बेसिकली मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इक्वल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अगर कोई दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तो हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो कैसे कहलाएंगे? वो नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं? सपोज एफ ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो एफ बी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी -5 न्यूटन। बात समझ में आ गई? ठीक, आठवीं चीज देखते हैं। एंड द 8th वन इज कॉन्करेंट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? कॉन्करेंट वेक्टर्स। कोई से भी दो वेक्टर्स कॉन्करेंट वेक्टर्स कब होगा? ठीक, ध्यान से सुनिए। सपोज कोई एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसकी ये टेल है, यहीं से एक दूसरा वेक्टर भी शुरू हो रहा है बी, उसकी लंबाई हो सकता है कि डिफरेंट हो, और यहीं से एक तीसरा वेक्टर शुरू हो रहा है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, एंड दिस इज वेक्टर सी सपोज। तो ए बी एंड सी बोथ आर द वेक्टर्स, बट these are both are vectors of different having different quantities, representing different quantities, having different directions, different magnitudes, but they are starting from same point, then such vectors are known as concurrent vectors. Okay, आगे बढ़ते हैं। नवी हम टाइप देखते हैं। एक टाइप होती है 9 जिसको हम पढ़ते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कौन से वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे? हर वो दो वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे हैं, उनके बीच में एंगल तो अपोजिट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी उस प्लेन को नहीं छोड़ते। इसकी एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सपोज ये एक फ्लोर है। क्या चीज है ये एक फ्लोर है, फ्लोर, ठीक है, फर्श है, ये एक बिल्कुल सपाट मैदान है, स्केटिंग कोर्ट है। सपोज यहां पर आप क्या करिए,
यहां पर आप बहुत सारी माचिस की तीलियां बिखेर दी, ठीक है। माचिस की तीलियां देखने में कैसी लगेंगी? माचिस की तीलियां ऐसी लगेंगी, है ना। एक दो और लगा देते सपोज, तो आप ये देखेंगे कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने के बावजूद भी क्या ये इस प्लेन को छोड़ती हैं? नहीं, ये इस प्लेन को नहीं छोड़ती। सपोज इसका जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, सबके अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन ये एक ही प्लेन पर है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, ये एक ही प्लेन पर है। तो 9th क्लियर हो गया। नो 10th टाइप और पढ़ लेते हैं। 10th टाइप इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? कौन से दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? याद रखिए, अगर कोई एक वेक्टर है उसका एक डायरेक्शन है, एक मैग्नीट्यूड है। अगर कोई दूसरा वेक्टर इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से 90 डिग्री अपोजिट है, 90 डिग्री अपोजिट अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम क्या करेंगे? इस पूरे वेक्टर को यहां से उठाएंगे और यहां पर लगा देंगे, और यहां पर लगाने के बाद हम इसका जो एंगल है वो चेक करेंगे। इफ इट इज 90 डिग्री देन बोथ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, हर वो दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इतनी तरह की टाइप्स हमने पढ़ ली, और भी बीच में कोई आएंगी तो मैं बताता रहूंगा। नाउ अब हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये देखने वाले हैं, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि वेक्टर्स की जो ऑपरेशन होते हैं, सपोज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर या डिवीजन बाय स्केलर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, ये हम कैसे करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेंगे जिससे कि आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द काइनेमैटिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।